तो और कोई दिक्कत कहीं पे? रूबिस्को का काम था राइबुलोज को, है ना, एज ए राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को कार्बन प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर की तरह C3 प्लांट में यूज कराना, और उसके बाद उससे एक अनस्टेबल 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है, और वो अनस्टेबल 6 कार्बन का कंपाउंड फिर टूट के 3 कार्बन का कंपाउंड देता है। इसीलिए वहां पे लिखता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, और इसीलिए इस साइकिल का नाम C3 साइकिल पड़ता है, वो वहां से आया। तो ये राइबुलोज इसीलिए याद दिलाए क्योंकि देखिए राइबुलोज हम लोग कहीं पढ़े हैं, ये वही राइबुलोज है जिसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखें। तो हम लोग कल का जो ज्ञान लेकर गए थे वो तो पेंटोज तक का, ठीक है, वो पेंटोज तक का। अब आना होगा हेक्सोज पे, और मोनोसैकेराइड में मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग को डाइसैकेराइड में एंटर करना होगा। हेक्सोज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, और एक लिए हैं फ्रुक्टोज। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तीनों महाशय जो हैं ये एल्डोजेस हैं, ठीक है, ये तीनों एल्डोजेस हैं, और अगर इनका संधि किया जाए, हेक्सोस है और एल्डोज है, तो क्या हो जाएगा, ये सभी ऑल दीज 3 आर एल्डो हेक्सोसेस, बिल्कुल सही। तो इसको अलग किए जरूर, इससे कुछ बात है, तो ये कीटोज है, तो ये एक्चुअली में हो क्या गया संधि करने के बाद कीटोहेक्सोज, ठीक है। अभी लिखिएगा नहीं, बारी बारी से देखिए। ग्लूकोज हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि किसी भी सेल में राइट फ्रॉम माने एनी काइंड ऑफ लिविंग सेल अगर आप चूज कीजिए, नो मैटर बैक्टीरिया चूज कीजिए, नो मैटर फंजाई चूज कीजिए, ब्रेन सेल चूज कीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार का एनिमल सेल यूज कीजिए, किसी भी प्लांट सेल को चूज कीजिए, सभी में एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज ही बनता है। प्राइमरी एनर्जी सोर्स इज द ग्लूकोज, क्योंकि किसी भी सेल में ग्लूकोज के द्वारा ही ग्लाइकोलिसिस शुरू होता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ही ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है, एनर्जी जनरेशन में एटीपी वगैरह बनता है, ठीक है। पर फर्स्ट हैंड एटीपी फॉर्मेशन किसमें होगा, ग्लाइकोलिसिस से, ग्लूकोज ब्रेकडाउन से। इसलिए किसी भी तरह का सेल देख लीजिए, उसमें एनर्जी जनरेशन के लिए फर्स्ट हैंड जिस पे डिपेंड करेगा दैट विल बी ग्लूकोज। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शुगर मॉलिक्यूल की तरह ग्लूकोज पनप रहा है ना। तो पहले देखें ग्लूकोज। जैसा कि बता चुके एल्डोज है और एल्डोहेक्सोज है, एक वेरिएशन आता है, नंबरिंग कहां से शुरू करें, तो यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने कायरल सेंटर्स हो गए, ठीक है, तो कितने कायरल सेंटर्स हो गए, 4, 1 2 3 4, गिनकर देखिए। एग्रीड, 4 कायरल सेंटर्स हैं, 4 ऐसे जगह में जहां पे चारों ग्रुप अलग अलग होंगे, इसीलिए 4 कायरल सेंटर्स। अब ये डी है कि एल है, कैसे डिसाइड करेंगे, लास्ट कायरल सेंटर से फारदेस्ट सबसे दूर वाला कायरल सेंटर, और वो कौन है, 5वां कार्बन पर प्रेजेंट चौथा कायरल सेंटर, है ना। ये फोर्थ कायरल सेंटर है, ऊपर से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, और ये कार्बन नंबर 5। तो इसके बेसिस पे कैसा हो जाएगा, डी ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए
ग्लूकोज के साथ ही हम लोग गैलेक्टोज के लाएं। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच और 6 कार्बन। यहां पे भी हम लोग को कितने कैरल सेंटर नजर आ रहे हैं? 5th कार्बन के बेसिस पे ये गैलेक्टोज हो जाएगा डी गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अंतर कर पा रहे हैं? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अंतर कर पा रहे हैं? किस पॉइंट पे डिफरेंस दिख रहा है? कार्बन नंबर 4 पे। बहुत सही। याद रखिएगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, डी ग्लूकोज को याद रखिएगा तो अपने आप एल ग्लूकोज बन जाएगा। इसका मिरर इमेज ले लीजिएगा, एल ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो डी ग्लूकोज पे याद रखिएगा, हम लोग इसका सीक्वेंस ऑर्डर ऐसे याद रखते हैं जब हम लोग करते थे OH OH H OH, नीचे से ऊपर की ओर 5वें कार्बन से चलेंगे OH OH H OH। ठीक है, इस ऑर्डर का कुछ महत्व है और ये फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। अगर ये बदल जाएगा जैसे यहां बदला तो दिस मॉलिक्यूल विल चेंज, राइट, क्योंकि इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बदल जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी बदल जाएगा, या ऐसे कहिए लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने सॉल्यूशन के थ्रू जब पास कराएगा तो उसका डिवीजन एंगल बदल जाएगा। इसीलिए इसके पोजीशंस, ग्रुप के रिलेटिव पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स रहते हैं। अगर ये बदले तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, राइट। हालांकि ये पोजीशन अगर बदलता भी है, दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं अगर आ भी जाता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा। हाउ डज इट मैटर कि दाएं को बाएं, बाएं को दाएं लिख दे? इट डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि जो मेन कार्बन है, जो मेन चेन है, उस पोजीशन पे देखिए, जैसे 4th कार्बन पे है ना, 4th कार्बन में दोनों में चेंज आ रहा है। अगर हम 4th कार्बन का नंबरिंग करेंगे, मतलब इस कंपाउंड का नंबरिंग करेंगे, तो 4th OH at 4 ही लिखेंगे, ये भी OH at 4 ही है। अंतर है क्या? नहीं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन लाइट को जब पास करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसके ओरिएंटेशन में, इसके सॉल्यूशन से जब पास करेंगे तो उसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा। इसीलिए ये पोजीशंस फिक्स रहते हैं और इसीलिए इनको याद रखना, इनका सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। तो दिस डेविएशंस और डिफरेंसेस आर कमिंग अप फर्स्ट टाइम फॉर द 6 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल्स। 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल में ये झंझट नहीं था, सब एक तरफ OH, सब एक तरफ H, ऐसा था ना। यहां से थोड़ा सा डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसीलिए ग्लूकोज हम लोग के लिए कई मायनों में इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग देखें मैनोज को, क्योंकि ये भी क्या लिखा गया है? एल्डोहेक्सोस है, CHO, इधर CH2OH। कभी भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स को लिखने के पहले आप इसका एक्सिस फिक्स कर लीजिए। ये एक्सिस हो गया, 1 2 3 4, 4 जगह कार्बन आएगा, 4 ब्रांच है इसके, है ना। दिस इज मैनोस। और देखिए तो इसमें भी हम लोग को 4 कायरल सेंटर्स मिलते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, और 5th कार्बन फार्देस्ट कार्बन है, और इसी कायरल सेंटर के आधार पे ये क्या हो जाएगा? डी मैनोस। अब कंपेयर कीजिए, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में सिमिलरिटी है, एक जगह पे अंतर। उसी तरह डी ग्लूकोज और डी मैनोज में भी सिमिलरिटी है, पर अंतर है कार्बन नंबर 2 के
OH और H के ओरिएंटेशन पे, है ना। पहले नोट कीजिए इतना, उसके बाद इनके इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे। हम लोग को आगे देखना है फ्रुक्टोज, फिर बात कर रहे हैं। अब देखिए फ्रुक्टोज के बारे में क्या बोला गया है, इट इज ए कीटोहेक्सोज, यानी इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा और 6 कार्बन होंगे। चलिए 6 कार्बन ड्रॉ करें। CH2OH, CH2OH, चूंकि कीटोनिक ग्रुप है, 1 2 और 3, OH OH एंड H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H। यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने कायरल सेंटर्स हैं? 4, पहला, दूसरा और हमें तो तीसरा दिखाई दिया। चौथा कायरल सेंटर है? नहीं है। जैसे ही कीटोनिक ग्रुप होगा तो हम देखेंगे सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ, स्ट्रक्चरल नहीं, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है तो उसमें जितने कायरल सेंटर्स बनेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ जैसे ही कीटोन हम खड़ा करेंगे हमारे एक कायरल सेंटर घट जाते हैं। उसके पीछे रीजन है कि कभी भी एल्डिहाइड अगर एल्डिहाइड ग्रुप बना कर आ रहा है, नॉट इन ए साइड चेन, अगर मेन चेन में है, इट इज एट द टर्मिनल कार्बन। और जब हम शुगर की बात कर रहे हैं उसमें ये ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड ही होता है या ग्रुप ऑफ कीटोन होता है, ठीक है। तो जब ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड होगा यानी मेन कंपाउंड एल्डिहाइडिक कहलाएगा, तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो साइड चेन में जाएगा, राइट। इसलिए क्या होगा, एल्डिहाइड वहां टर्मिनल पे रह जाता है। इसीलिए बीच में अगर कायरल सेंटर बनते हैं तो कायरल सेंटर की संख्या ज्यादा होगी। बट इन कंपैरिजन टू कीटोन, इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड, कीटोन के बारे में ये कभी भी टर्मिनल कार्बन पे नहीं होगा। होगा क्या कीटोनिक ग्रुप? नहीं। तो कभी भी होगा बहुत बहुत नजदीक होगा टर्मिनल कार्बन के, तो कार्बन नंबर 2 पे होगा। यहां देख रहे हैं जैसे यहां शामिल है सेकंड पोजीशन पे। तो इसी वजह से क्या होगा, क्या बताए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर एल्डिहाइड और कीटोन लिखते हैं तो एक कायरल सेंटर कीटोन वाले में कम मिलते हैं। देखिए यही कारण है कम मिल रहा है, क्योंकि ये उतर के नीचे आ जाता है, इसलिए एक कायरल सेंटर को ये खत्म कर देता है। इसमें 3 मिले। अब डी है या एल, ये तो फ्रुक्टोज है। विथ सेम थ्योरी, टर्मिनल chiral center is at the carbon number 5, that is why this is also a D compound, ठीक है। तो आपके सामने 6 कार्बन वाले जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं खड़े, ठीक है। अब इनके साथ हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखना है, वो है क्या, ये सब जो स्ट्रक्चर्स देखे, राइट फ्रॉम ट्रायोज टू हेक्सोज, सभी ओपन चेन कॉन्फ़िगरेशन में। स्ट्रेट चेन है ना, सभी ओपन चेन है। क्या होता है, किसी कारण से नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी पे या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इतना एनर्जी होता है कि ये कंडेंसेशन, ये ऑटो कंडेंसेशन कर लेता है अपने ही मॉलिक्यूल में। इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होने का मतलब ये तो जानते ही हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 ये सब पढ़े ही होंगे। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा और 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे ही होता है। पर इंट्रामॉलिक्यूलर कंडीशन कंडेंसेशन होगा तो साइक्लाइजेशन हो जाता है, रिंग का रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये ओपन चेन कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, ये रिंग में कन्वर्ट करते हैं, और यहीं से सेकेंड लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो।
तो हम लोग रिंग फॉर्मेशन की ओर जाएंगे। इधर मिटाएं। तो आपको नेचर में ग्लूकोज जो दिखाई पड़ेंगे वो दरअसल आपको ओपन चेन कॉन्फ़िगरेशन में बहुत कम समय के लिए और रिंग में ये ज्यादा लंबा समय तक दिखने लगता है। द रीजन इज ऑब्वियस। जरूर कोई बात होगा, इसीलिए इस OH को ऐसे लिखा गया है। अभी ध्यान से देखिएगा। देखिए तो इस ऑक्सीजन के साथ इधर भी हाइड्रोजन, इधर कार्बन, ठीक है। और यहां समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो तय बात है। तो इसलिए ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इधर देखिए तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आपस में बॉन्डेड है और ये भी एक पोलर बॉन्ड है। तो यहां भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहीं से सब चीज की शुरुआत होती है। यहां CH2OH है, यहां पे H है, यहां ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ पे CH ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यानी इसमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन था, उसको ये वापस ले लिया, मतलब खींच लिया। हाइड्रोजन डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसा चार्ज आएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो शेयर हुआ था इलेक्ट्रॉन का, तो हाइड्रोजन से मतलब इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले तो हाइड्रोजन पे क्या असर पड़ेगा? क्यों हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि शेयर में दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लगाए थे और शेयर पेयर को अगर खींच ले तो उस पेयर में तो एक ऑक्सीजन का अपना है, नो मैटर, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपना ले गया, पर हाइड्रोजन का भी अगर ले गया तो एक यूनिट पॉजिटिव जब हाइड्रोजन पे इसलिए आएगा क्योंकि उसका प्रोटॉन अनबैलेंस्ड रह गया न्यूक्लियस में और उसके चार्ज को बैलेंस करने वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, तो इसमें क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास जितने प्रोटॉन है उससे एक फाजिल इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके चार्ज को कौन बैलेंस करेगा? कोई नहीं, इसलिए इसमें एक यूनिट नेगेटिव चार्ज दिखेगा, ठीक है। यानी ये बॉन्ड सर्व हो गया, बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन को घाटा हुआ, ऑक्सीजन को मुनाफा हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब यहां पे देखिए, ये चूंकि डबल बॉन्डेड था इसलिए ये मुनाफा इसको नहीं मिल पाया, फिर भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखिए तो ये हाइड्रोजन तो मोबाइल हो गया ना, फ्री हो गया, और ये सब कहां हो रहा है? वाटर में। जब तक सोल्यूशन में नहीं रहेगा तब तक ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सॉलिड में होगा क्या? नहीं। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की ओर जाएगा, ठीक है, और अपने आप को मोड़ के, ये जो है ऐसे मुड़ के ये ऑक्सीजन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाए। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब बगल में मिटाना पड़ेगा। यहां तक सभी को क्लियर है ना?
नतीजा क्या होगा, यहां CH2OH, यहां हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा इसका एक, ये नया नया OH बना है। यहाँ इसका OH इंटैक्ट है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ इसका OH है, यहाँ हाइड्रोजन, इधर OH, यहाँ हाइड्रोजन, और ये चला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने। अब देखिए तो कोई डिससेटिस्फाइड है, सभी के बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 और 4, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड। इस ऑक्सीजन का देखिए इधर और इधर दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड, और कहीं तो कोई चेंज आया नहीं है। इसके पास जो हाइड्रोजन था उठ के यहां चला गया। सो ए न्यू OH ग्रुप हैज डेवलप्ड एट द पोजीशन नंबर 1। ठीक है। अब एक कन्वेंशन है, कहता है कि इसको अगर हम लोग साइक्लिक फॉर्म में दिखाना चाहें, इसको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए इस ऑक्सीजन को बीच में दिखा दें। ऐसा नहीं कि शिफ्ट करके यहां चला गया है, बस अपने समझने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन को शिफ्ट कर दें यहां, बात तो वही है। ये ऑक्सीजन कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। फर्स्ट एंड फिफ्थ के बीच में ब्रिज है ये। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत, या इसको ऐसे कर दे। इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा इधर उठा दिए, तो ऑक्सीजन के एडजेसेंट में कौन हो गए, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब 6 कार्बन पे देखिए तो CH2OH है, ऐसे कर दें। CH2OH, हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, एग्रीड। अब जो बता रहे थे कन्वेंशन, इस स्ट्रेट लाइन के सेंट्रल एक्सिस के दाहिने साइड वाले को नीचे ले जाइए, बाएं साइड वाले को ऊपर, दाएं साइड वाला राइट साइड वाले को नीचे फेंक दीजिए और लेफ्ट साइड वाले को ऊपर उठा लीजिए। तो देखिए तो कार्बन नंबर 5 पे तो इसका तो हिसाब हो गया। 4 पर आइए, राइट हैंड साइड में कौन है, OH, तो OH नीचे चला जाएगा। कार्बन नंबर 3 पे OH किधर है, लेफ्ट, इसको ऊपर उठा दें। कार्बन नंबर 2 पे OH किधर है, राइट, तो नीचे ले जाए। अब कार्बन नंबर 1, इसको देखना पड़ेगा। पहले कार्बन नंबर 1 पे क्या था भाई, CHO, है ना। अब कार्बन नंबर 1 पे नया नया OH आया है, तो इस OH के लिए अभी जगह फिक्स नहीं है। ये OH राइट हैंड साइड में भी रह सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में ही रह सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है इसके पास। तो अगर राइट हैंड साइड में गया तो OH किधर आ जाएगा, नीचे। कोई डाउट, कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। और अगर ये लेफ्ट साइड में चला गया, OH ऊपर आ जाएगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट, कैसे कैसे यहां तक पहुंचे, सबको क्लियर है। ठीक है, तो देखिए यदि ऐसा कुछ हो इंटरनल चेंजेस जिसके वजह से
ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमर होंगे। नया आइसोमरिज्म डेवलप करे, नया एनांसियोमर आपस में डेवलप करे, तो ऐसे आइसोमर्स को आपस में एनोमर कहते हैं। These two structures are anomers to each other for cyclic structure of glucose or ring structure of ग्लूकोज। इन दोनों को एक दूसरे का एनोमर कहेंगे, ठीक है। और बाय कन्वेंशन ये हम लोग कहते हैं क्या कि अगर OH नीचे आए तो इसे अल्फा, अगर OH ऊपर चला जाए तो इसे बीटा ग्लूकोज कहें, मतलब बीटा कंपाउंड कहें। वो अल्फा कंपाउंड, ये बीटा कंपाउंड, मेन कंपाउंड ग्लूकोज, तो अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज। लेकिन आप एक बात बताइए, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज किससे डेराइव किए? DIL से, डी से किए, तो ये क्या हो जाना चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज होना चाहिए, और ये बीटा डी ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एक और क्लू है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखिए। दिस इज पायरान, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 5 कार्बन का, रिंग में 6 एटम्स हैं जिसमें कि 1 एटम ऑक्सीजन है, ठीक है। ये पायरान है। अब एक बात बताइए, ऐसा नहीं लग रहा ये भी पायरान है, पर सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूटेड पायरान है, एग्रीड। तो इसीलिए ये ग्लूकोज अब साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर में आने के बाद पायरान जैसा दिखने लगा, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, इसीलिए इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, क्योंकि ग्लूकोज रिंग में आने के बाद पायरान जैसा अपने आप को पोज कर रहा है, तो हम लोग इसे इसीलिए अल्फा डी ग्लूको पायरानोज कहते हैं। तो इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा एक्चुअली में, बीटा डी ग्लूको पायरानोज। सिर्फ नोज पे नहीं ध्यान दीजिएगा, पायरानोज है, ठीक है। तो वहां से यहां तक का सफर थोड़ा लंबा है, पूरा जरूर कीजिए जल्दी से। बोलते तो बहुत है, काम कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, चूंकि ये पायरान के साथ मैच कर रहा है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर हो गया, नाम के साथ पायरानोज टर्म ऐड होता है। अब लिखिए, द रिंग स्ट्रक्चर of glucose, the ring structure of glucose generates one new chiral center. The ring structure of glucose generates one new chiral center. The ring structure of glucose generates one new chiral center in the glucose molecule at position number 1.
at position number 1. So the new OH group, arriving at position number 1. So the new OH group arriving at position number 1 will give, the new OH group at position number 1 will give two new structures to the glucose, which are isomeric to each other, दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे, which are isomeric to each other. This relationship between the two new structures, this relationship between these two new structures is called anomerism, and the two isomers are anomers to each other. यहां बात क्या निकल के आई? ये जो रिलेशनशिप है दोनों नए स्ट्रक्चर्स के बीच में, इन्हें एनोमेरिज्म कहेंगे, है ना, रिलेशनशिप को, या इस फेनोमेना को भी एनोमेरिज्म कह सकते हैं। और ये जो दो नए स्ट्रक्चर्स हैं आपस में एनोमर होंगे, एनांशियोमर नहीं कहेंगे, इन्हें एक दूसरे को आपस में एनोमर कहेंगे, ठीक है, पर हैं दोनों स्टीरियो आइसोमर, है कि नहीं, क्योंकि पोजीशन नंबर 1 पे नया कायरल सेंटर डेवलप कर रहा है, पहले 4 था, एक बढ़ गया 5। अब अगर हम लोग को गैलेक्टोज मिले तो क्या शिफ्ट करना होगा, बोलिए तो? दिस इज 4 6 5 4, दिस इज 4, यहां पे शिफ्ट करना होगा, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा? H, यहां आ जाएगा OH, तो सारा चीज वैसा ही रहेगा, सिर्फ पोजीशन नंबर 4 पे चेंज आ जाएगा, सिर्फ पोजीशन नंबर 4 पे चेंज आ जाएगा। और आप लोग तेज है, जरा साइक्लिक स्ट्रक्चर गैलेक्टोज का ड्रॉ कर लीजिए डी गैलेक्टोज के लिए। यहां तक तो आपको गाइड कर दिए, है ना। अब ये डी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बना हुआ है, ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बना हुआ है। उसी तरह अगर गैलेक्टोज का बनेगा तो क्या नाम पड़ेगा? अल्फा डी गैलेक्टोपाइरानोज, वेरी गुड। और ये बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोज, कीजिए तो पूरा। बन जाना चाहिए, बहुत आसान है। देखिए ये फ्रेम हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये है 5वां कार्बन, ये है 4th, ये है 3, ये 2 और ये 1। 6 कार्बन क्या हो जाता है? आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है हेक्सोस में। ये 6 कार्बन, ठीक है। हम लोग किसके लिए जा रहे हैं?
गैलेक्टोज के लिए। तो गैलेक्टोज के लिए कहां पे चेंज आता है ग्लूकोज से? फोर्थ पे। तो फोर्थ पे कहां जाता है OH? ग्लूकोज में नीचे की ओर। इसमें कहां पॉइंट कर देंगे? रेस्ट आर सेम। अब अगर अल्फा लेना है और अगर बीटा लेना है, ये बीटा और ये अल्फा हो जाएगा, बाकी सेम है, बस इस जगह को बनाए। ये है बीटा क्या? डी गैलेक्टो पायरानोज, बीटा डी गैलेक्टो पायरानोज। अब हमें देखना है किसके लिए? मैनोज के लिए। तो फ्रेम तो वही रहेगा, यहां कोई अंतर? कोई अंतर नहीं। ये पोजीशन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, यहां OH और ये पोजीशन नंबर 6। अब ग्लूकोज की तरह चलना है, ना कि गैलेक्टोज की तरह। तो ग्लूकोज की तरह चलेंगे तो 4 पे कहां OH? नीचे। 3 पे कहां OH? ऊपर। 2 में चेंज होगा, 2 में OH ऊपर की तरफ। बाकी अगर अल्फा तो OH नीचे, और अगर बीटा तो OH ऊपर। ठीक है, दिस इज अल्फा डी मैनो पायरानोज, और ये बीटा। कोई दिक्कत? कितना आसान है ना? पर ये जो चेंजेस है ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना पड़ेगा। ये एक तरह का क्या कहते हैं, अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप के बीच का रिएक्शन है जो आप पढ़ेंगे, उस चीज को ये शो कर रहा है। तो फारदेस्ट OH के साथ होते हैं, ये नहीं कि एडजेसेंट OH के साथ हो जाए। क्यों? क्योंकि ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, स्टीयरिक हिंडरेंस के कारण ये नजदीक नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो है बहुत सारा चीज है, उस पर आप पढ़ेंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड कोर पढ़ेंगे, मतलब भारी मात्रा में पढ़ेंगे बढ़िया से। वहां पे ऑक्सीजन कैरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। चारों ग्रुप के कंपाउंड्स, उनके प्रॉपर्टीज हैं, प्रिपरेशन है, कन्वर्सन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां ये प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। हमको जहां तक याद पड़ता